जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। झारखंड में परिवहन हो या भारत में हो या विश्व के कहीं पे भी हो, परिवहन एक अर्थव्यवस्था को गतिशील प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक है। तो इसके पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो परिवहन है, परिवहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। परिवहन का शाब्दिक अर्थ इसका मतलब है कि उन गतिविधियों से हैं जिनके अंतर्गत सामान या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने या ले जाने में जो काम आता है उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। मान के चलिए ये एक वस्तु है, ठीक। इसको यहाँ से हम लोग मतलब ढकेल के भी ले जा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसको किसी परिवहन के द्वारा, कोई गाड़ी के द्वारा ले जाते हैं तो क्या होगा कि ये जल्दी पहुंच जाएगा। तो एक मतलब सुगम, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए सुगम, तो एक जगह से दूसरे जगह वस्तु या मानवों का आना या पहुंचाना या ले जाना, जो भी गतिविधि होती है वो परिवहन के द्वारा ही होती है। परिवहन का खोज अगर हम लोग देखें इसका, तो सबसे पहले जब पहिया का खोज हुआ तो एक मतलब मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण खोज में से एक माना जाता है। एक तो आग को माना जाता है और दूसरा परिवहन को। परिवहन अगर नहीं होता तो आज सैकड़ों मील 2 सेकंड में नहीं चल पाते। जो वस्तुओं को मतलब टन, मैट्रिक टन में रहता है उसको हम लोग तुरंत नहीं पहुंचा पाते एक दो जगह, एक से दूसरे जगह। तो ये जो आसान कर दिया वो कौन किया? हमारे परिवहन संचालन ने। तो चलिए परिवहन के महत्व को भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है? निर्माताओं या उत्पादकताओं को जो कच्चा माल उपलब्ध कराना है, मान के चलिए यहाँ कोई माइनिंग है, माइनिंग से यहाँ फैक्ट्री तक पहुँचाने में क्या परिवहन की आवश्यकता है। यहाँ पे जो फैक्ट्री में बनेगा प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्ट्स जो होगा उसको मार्केट पहुँचाने के लिए भी परिवहन की ज़रूरत होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने या खुद किसी मानव या इंसान को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है वही परिवहन है। तो इसमें क्या होगा? लोगों का जो जीवन स्तर है वो बेहतर होगा। आज आधे घंटे 1 घंटे में आप एक जगह से दूसरे जगह चले जा सकते हैं। करोड़ों मील या सैकड़ों मील है वो वहाँ चंद मिनटों में आप जा सकते हैं। तो ये सब किसके कारण? ये सब परिवहन के कारण ही इतना संभव हो पाया है। मजदूरों की गतिशीलता है। आज हम लोग भारत में अधिकांश लोग या झारखंड के अधिकांश लोग कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरब जा रहे हैं। ये सब किस लिए इतना पॉसिबल हो पा रहा है? अगर ये सब नहीं होता तो क्या पैदल कभी जा पाते हम लोग उतना दूर? जाहिर सी बात है नहीं जा पाते। तो ये सब संभव कैसे हो पाया? परिवहन के कारण। तो इसलिए परिवहन का महत्व है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। झारखंड में ये कितना विकास कर पाया या अभी भी इसकी क्या कमियां हैं वो सब भी चर्चा करेंगे। और इससे जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से उतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें सिंपल कुछ याद रखना है। और चूँकि हालांकि ये कुछ दिन पहले यहाँ पे जो नेशनल हाईवे का जो नंबरिंग है वो चेंज हुआ है, तो इसमें डेटा मुझे सटीक कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जब मुझे पूरा डेटा मिलेगा तो उस टाइम और एक बार अपडेट करूँगा इस वीडियो को। तो उसके पहले जो जितना सटीक जानकारी है उनके अनुसार आज की इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो भी हम लोग परिवहन देखते हैं, तो परिवहन के माध्यम क्या क्या हो सकता है अभी वर्तमान में, चाहे झारखंड की हो, भारत की हो या किसी भी क्षेत्र की बात करें। अभी परिवहन में सड़क परिवहन तो हर जगह है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है। मेनली 4 ही परिवहन है। तो चारों के बारे में झारखंड में कौन कौन सी उपलब्धता है और किस में कितनी सुगमता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो झारखंड में जो परिवहन के माध्यम है उसको एक बार देख लेते हैं। परिवहन के माध्यम, तो परिवहन के माध्यम अगर देखें झारखंड में, तो हम लोग क्या बोले, सड़क परिवहन तो है ही, सड़क परिवहन। उसके बाद दूसरा क्या होगा? रेल परिवहन। उसके बाद
तीसरा जल परिवहन, ये हालांकि थोड़ा कम देखने को मिलता है लेकिन फिर भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और अंतिम वाला कौन सा होगा, वायु परिवहन। ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी हाल ही में देवघर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला गया तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छा सा देखना है। तो सबसे पहले हम लोग सड़क परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। सड़क परिवहन के बारे में अगर चर्चा करें तो सड़क परिवहन भी 3 या 4 भागों में ये भी डिवाइड हो जाता है। तो जो 4 भागों में डिवाइड होते हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले आ रहे हो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। दूसरा क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राजकीय। आप लोग देखे होंगे कि ये राजकीय मार्ग है, इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। टोल ब्रिज के ऊपर में जो ग्रीन वाले में रहता है बैनर में वो लिखा हुआ रहता है। तो राजकीय राजमार्ग। उसके बाद क्या है, जिला सड़कें, जिला सड़कें। और फिर अन्य सड़कें। अन्य सड़कें में वही सब है जो गांव घर में देखने को मिलता है, एक टोला से दूसरे टोला पहुंचाने, तो ये सब उसमें आ जाएगा। तो अब हम लोग जो सड़क परिवहन है उसका हम लोग फिर 4 भागों में डिवाइड किए। कौन कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग दिख रहे हैं ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला सड़कें और अन्य सड़कें। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका जो मतलब फंडिंग होता है, फंडिंग कहाँ से होता है, इसमें फंडिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से फंडिंग होता है। लेकिन देख रेख कौन करेगा, रख रखाव जिस राज्य में है। अगर मान के चले जो NH जो भी नेशनल वे है, अगर वो झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है तो उसका झारखंड सरकार उसकी देखरेख करेगी। तो कौन करेगी ये देखरेख, राज्य सरकार। लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, पैसा फंडिंग कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। उसी तरह से ये मतलब या तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये राज्यों के बीच होता है, मतलब स्टेट टू स्टेट होगा, या फिर एक ही राज्य के अंदर जो महत्वपूर्ण होगा, एक ही राज्य के अंदर जो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये समझ में आ गया कि या तो एक दूसरे राज्यों के बीच होगा या फिर एक ही राज्य के अंदर जो महत्वपूर्ण होगा उसमें होता है। तो हम लोग नेशनल हाईवे के बारे में देख लिए। तो नेशनल हाईवे को और हम लोग एक ही बार चर्चा कर लेते हैं, इसमें क्या क्या और है। यहाँ लिखने से चलेगा ना, तो नेशनल हाईवे के बारे में इधर लिख लेते हैं हम लोग, नेशनल हाईवे इसी लाइन में, ये सब बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेशनल हाईवे में क्या हो कि जो झारखंड में सबसे जो लंबी नेशनल हाईवे है, झारखंड का सबसे लंबी जो उस टाइम जिसको NH-33 कहते थे, लेकिन अभी ये ओल्ड नेम है और अभी न्यू नेम इसका क्या है, NH-22। ठीक, NH जो पहले 33 था अब वो NH-32 हो गया है। तो ये याद रखना है। इसको झारखंड का क्या कहा जाता था, झारखंड का इसको लाइफलाइन कहा जाता था। झारखंड का लाइफ लाइन, झारखंड का लाइफलाइन किसे कहा जाता था, NH-33, और इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हुआ है, NH-22। तो यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं है। अब इसमें और एक देखना है कि और जो मेन इम्पोर्टेंट NH है उसका जो नाम अभी परिवर्तन हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले और एक था NH-33 और एक है NH-100 पहले का जो था। ये दोनों जो है NH-33 और NH-100 ये दोनों क्या था, एक राज्य के अंदर ही था, मतलब राज्य के अंदर ही था। इसका वर्तमान नाम क्या है अब, NH-100 का जो वर्तमान नाम है वो है NH-522, NH-522 सॉरी 522 है। ठीक,
तो NH522 क्या है, NH522 हम लोग का क्या है, NH522 हम लोग का NH100 का ही वर्तमान नाम है। और ये NH100 और NH33 उस टाइम क्या था, मतलब दोनों एक ही राज्य, मतलब झारखंड राज्य में ही दोनों का फैलाव था। और जो चेंज हुआ है उसको भी देख लेते हैं। NH2 जो था वो वर्तमान में NH क्या कहा गया है उसको, वर्तमान में NH19। ये सब इम्पोर्टेंट है कि NH2 जो पहले जो NH2 था अब वर्तमान में उसका कौन सा संख्या है, तो अब NH19 है। उसके बाद कौन सा होगा, NH32 एक इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखते हैं। NH32 जो था अब वर्तमान में उसका नाम क्या हुआ है, NH32 जो वर्तमान में उसका नाम है, एक मिनट, तो NH जो 32 है उसका अभी NH18 कर दिया गया। तो इस तरह से कुछ नेशनल हाईवे का नाम चेंज हुआ है, तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इसके इतर हम लोग को और भी कुछ जानना है, वो है कि जो पूर्वी सिंहभूम है हमारे, मतलब जमशेदपुर वाला, वो वहाँ पे सर्वाधिक वाहनों की संख्या है। तो सर्वाधिक वाहनों की संख्या कहाँ है, सर्वाधिक वाहनों की संख्या, सर्वाधिक वाहनों की संख्या क्या है, ईस्ट सिंहभूम के बाद कहाँ है, रांची, फिर धनबाद। तो इस तरह से इसको भी हम लोग को याद रख लेना है। अच्छा, अगर आप लोग इसके पहले वाले जो झारखंड स्पेशल जो जियोग्राफी वीडियोज चल रहा है उसका सीरीज चल रहा है, तो इसके पहले जितने भी वीडियोज बनाया गया है और जो अपलोड कर दिया गया है वो प्ले लिस्ट में है, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा उसको एक बार। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो नेशनल हाईवे क्या है उसके बारे में देख लिया। अब है राजकीय मार्ग, कौन सा है, सॉरी, तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, राजकीय मार्ग। राजकीय मार्ग का जो फंडिंग होता है, राजकीय मार्ग में जो फंडिंग होता है, राजकीय मार्ग में जो फंडिंग होता है, जो मतलब राजकीय मार्ग में फंडिंग कौन करती है, राज्य सरकार। कौन, राज्य सरकार। वो देख रेख कौन करता है, देखरेख जो है, देखरेख हम लोग का करता है जिला प्रशासन। कौन, जिला प्रशासन। राजकीय राजमार्ग जो है उसका देखरेख करता है जिला प्रशासन, और फंडिंग कौन करती है, राज्य सरकार। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में भी देख लिए। उसके बाद हम लोग जिला, एक क्या होता है, जिला सड़कें। जिला सड़कें में क्या होता है, ये निजी क्षेत्र में भी आता है और एक क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आने जाने में जो होता है वो जिला सड़कें होती है। जिला सड़कें, जिला सड़कें मतलब जाहिर सी बात है जिला के अंतर्गत ही होगा, मतलब सेम जिला के अंतर्गत ही होगा इसमें जिला सड़कें। फिर और एक प्रकार की है वो अन्य सड़कें। अन्य सड़कें में इसमें ग्रामीण या नागरिक क्षेत्र में जो निजी सड़कें आता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। और ये झारखंड में जितने भी ये है कि बोलते हैं, झारखंड में जितनी भी सड़कें हैं उसकी 64.02% ये है। तो डेटा में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि डेटा चेंज होते रहता है, हर साल चेंज होते हैं, क्योंकि हर साल कहीं नरेगा के तहत योजनाएं चल रही है, तो कहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो कभी नेशनल हाईवे। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा डेटा में ध्यान नहीं देना है, हम लोग को जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना है और मेन जो पॉइंट है उसको याद रखना है। अभी हम लोग ये सब देख लिए, जो मतलब नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और जिला सड़कें, और उसके साथ अन्य सड़कें। अभी हम लोग थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी है जो झारखंड से होकर गुजरती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जो झारखंड से होकर गुजरती है, झारखंड के जो बरही है हजारीबाग में, उससे होकर गुजरती है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका नाम है एशिया तथा सुदूर
पूर्व आर्थिक सहयोग संगठन के द्वारा जो बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जो झारखंड से होकर गुजरती है, गुजरने की जो मतलब बात चल रही है, जो काम चल रही है, वो क्या नाम है इसका, पूरा हम लोग लिख लेते हैं। एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग, पूर्व आर्थिक सहयोग, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो ECAF है और ये ई है। ये संगठन है जो इस रोड को बना रहे हैं। और ये एक्चुअली जो राजमार्ग है, ये हम लोग को कहाँ से कहाँ जोड़ता है। ये जो हमारा राजमार्ग है, तो ये जो है एशियाई राजमार्ग को यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। किस किस को? एशियाई राजमार्ग को यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा। और इनका जो इंडिया में जो डिस्टेंस है, इंडिया में है 2680, मतलब 2680 किलोमीटर्स। आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ हम लोग का है ये 63500। तो इतना जो है 63500, मतलब इनमें से 63,000 में से सिर्फ और सिर्फ 2,000 ही, मतलब 63,500 में से सिर्फ 2,680 किलोमीटर ही है जो इंडिया में है। और ये है टोटल। तो हम लोग ये देख लिए। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? झारखंड में गुजरेगी। और हम लोग का है बरही से होकर गुजरेगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, ये इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको भी लिख लेते हैं क्या? चलिए लिख लेते हैं। कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि CEAF क्या फुल फॉर्म क्या है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। द इकोनॉमिक कमीशन, COMMISSION, द इकोनॉमिक कमीशन फॉर क्या? एशिया एंड, और एक F से फार ईस्ट, मतलब सुदूर ईस्ट। तो फार को यहीं पे अच्छा लिखे यहाँ होगा तो ठीक। तो ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? तो चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से हम लोग जो था, मतलब सड़क परिवहन का हम लोग देख लिए। अब रेल परिवहन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन के अगर हम लोग सामान्य समझ रखें तो 1853 में सबसे पहली बार संचालन की गई थी भारत में। तो झारखंड, चूँकि झारखंड भी उसी टाइम से शुरू हो रहा था 1854 के आसपास, क्योंकि झारखंड से क्या लो अयस्क था, कोयला था, ये सब कहाँ ब्रिटेन ले जाते थे, कच्चे माल को वहाँ ले जाते थे। तो इसलिए रेल परिवहन की शुरुआत झारखंड में बहुत पहले से ही हुई थी। जब जब ब्रिटेन लोगों की, ब्रिटिश या जो कंपनी की मंशा थी कि यहाँ से रॉ मटेरियल को निकालना है, तो उसी टाइम से चल रही थी। और कलकत्ता से रानीगंज के बीच जो चल रही थी काम, तो उसी टाइम झारखंड से भी उसी रूट में काम शुरू हो गया था। तो झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड में 2 जन हैं। कितने 2 जन हैं? झारखंड में जो रेल परिवहन के लिए जो है 2 जोन है, 2 जोन है और 3 मंडल है। तो 2 जोन में कौन कौन सा है? जोन मतलब परिक्षेत्र। इसमें पूर्वी रेलवे या पूर्वी मध्य रेलवे जो हाजीपुर वाला है वो लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो झारखंड में 2 जोन हैं। कौन कौन सा है? एक पूर्वी रेलवे जोन या फिर पूर्वी मध्य रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर है। और एक दूसरा कौन सा है? दक्षिण रेलवे या दक्षिण पूर्वी रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता। और 3 क्या है? मंडल है, रेल मंडल है। उसको भी हम लोग याद रखते हैं।
3 मंडल है, कौन कौन सा उसको देखते हैं, चकधरपुर, रांची और धनबाद। अच्छा ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं अच्छा से। रेल मंडल कितने हैं, 3। तो जो 3 रेल मंडल है इसको हम लोग देखते हैं। 3 रेल मंडल जो है, एक कौन सा है, धनबाद वाला है, धनबाद वाला पहला है। दूसरा है हम लोग का CKP मतलब चकधरपुर, और तीसरा जो है हम लोग का रांची। ये हम लोग का 3 मंडल है झारखंड में रेल के। इनमें से अगर इसकी बात करें तो 14 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ है, और इधर वाला है हम लोग का 2003 का। ये हम लोग का 2003 रांची वाला हुआ है, और ये दोनों किसका पार्ट है, कौन सा जोन का पार्ट है, साउथ ईस्ट रेलवे। ये वाला साउथ ईस्ट रेलवे। तो ये समझ में आ गया। जो धनबाद वाला है इनका था 5 नवंबर 1951 में, और ये किस जोन में आएगा हम लोग का, उधर वाला पूर्वी रेलवे ना, पूर्वी रेलवे या पूर्वी मध्य रेलवे। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, जो रेल मंडल में जो सबसे पुराना रेल मंडल है वो कौन सा है, सबसे पुराना धनबाद वाला है। सबसे नया कौन सा है, रांची, और पुराना ये हो गया। तो ये हम लोग देख लिए। इसमें हम लोग को और अगर देखना है तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो राजस्व प्राप्ति होती है वो ये जो धनबाद जो स्टेशन है, दिख रहा है ना, सॉरी, धनबाद स्टेशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, राजस्व इकट्ठा होता है, राजस्व प्राप्ति। झारखंड के जितने भी रेलवे स्टेशन है उसमें सबसे ज़्यादा राजस्व किसको आता है, धनबाद को। और धनबाद को आने का भी एक कारण है क्योंकि इधर पूरा माइनिंग क्षेत्र है, तो माइनिंग क्षेत्रों में होगा तो यहाँ पे ज़्यादा राजस्व वैसे भी आना लाजमी है, क्योंकि जितने भी राजस्व रेलवे अगर अभी चल रही है तो ज़्यादातर उनके गुड्स के कारण चल रही है। पैसेंजर ट्रेन, ज़्यादातर जो पैसेंजर ट्रेन है वो अभी मतलब उतना प्रोडक्टिव, उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उतना पैसा रेलवे को नहीं दे पा रहे हैं पैसेंजर ट्रेन, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इससे जनरल वाला हो। लेकिन जो गुड्स वाला है उसी के चलते रेलवे अभी चल रहा है, क्योंकि जितने भी राजस्व प्राप्त होती है ज़्यादातर जो होती है गुड्स के कारण प्राप्त होती है भारतीय रेलवे को। तो हम लोग ये वाला देख लिए रेल से संबंधित। अगर सर्वाधिक अगर घनत्व वाला अगर देखा जाए तो हम लोग का कहाँ पे होगा, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के आसपास। लेकिन झारखंड में कोई ऐसा क्षेत्र भी होगा जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं बिछी है, क्योंकि झारखंड का जो भौगोलिक संरचना है, ऊपर नीचे पर्वत पठार होने के कारण हर जगह पे रेलवे उपलब्धता नहीं है। तो जैसे कि पलामू का पाट क्षेत्र हुआ, ऊपरी दामोदर घाटी हुआ, या फिर हजारीबाग का निचला पठार, और या फिर राजमहल पहाड़ी, तो ये सब में क्या है, ये सब में अभी मतलब रेल की उपलब्धता, रेल वहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो ये सब भी हम लोग एक बार देख लिए। तो अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो होगा हम लोग का, अच्छा उससे आगे वायु परिवहन जाने से पहले हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं कि झारखंड में रेलवे के विकास के लिए झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, मतलब यहाँ झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड की स्थापना की गई है। तो इसको भी इधर ही लिख देते हैं, तो एक ही साथ हम लोग को हो जाएगा। झारखंड में रेल को बढ़ावा या प्रोत्साहित देने के लिए किसका गठन हुआ है, झारखंड में रेलवे की विकास को बढ़ाने के लिए जो गठन किया गया है, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड LTD, इसका गठन किया गया है। ठीक, उसके बाद और एक चीज़ देखिए कि झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड H2 रेल मिनिस्ट्री ऑफ
रेलवे ने दोनों मिलकर, तो इसमें 51% झारखंड सरकार की है और 49% किसकी है, रेल मिनिस्ट्री की। दोनों मिलकर अभी झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। दोनों मिलकर किसका गठन किए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। दिख रहे हैं ना, झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, डी से क्या होगा, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप लोग लिख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लीजिएगा। जे से है झारखंड, आर से रेलवे, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, डी से डेवलपमेंट, सी से कॉरपोरेशन और एल से लिमिटेड। ये दोनों कौन कौन मिलके गठन की गई है, झारखंड सरकार और रेलवे मंत्रालय के द्वारा, ताकि झारखंड में जो क्षेत्र अभी रेल से बाहर है वहाँ पे भी रेल की सुविधाएं प्रदान की जाए। तो इस तरह से हम लोग सड़क परिवहन के बाद रेलवे परिवहन के बारे में भी चर्चा कर लिए। नौ परिवहन के बारे में अगर चर्चा करें तो नौ परिवहन के बारे में हम लोग को साहेबगंज ही एक ऐसा जो जिला है जहाँ पे ये गंगा नदी में संचालन होती है। कहाँ पे, साहेबगंज में। कौन सी, गंगा नदी में। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं, चूँकि हम लोग का पर्वत पठार ज़्यादा होने के कारण हम लोग नौ परिवहन नहीं कर पाते, लेकिन झारखंड का एकमात्र नदी जो है, आप लोग समझ गए होंगे किस नदी की बात करने जा रहा हूँ। एकमात्र नदी जहाँ पे नौ परिवहन होता है, कहाँ पे, मोर या मयूराक्षी, एक ही नाम है, मयूराक्षी नदी। तो नौ परिवहन के बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वायु परिवहन। वायु परिवहन इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि देवघर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग उसको उद्घाटन कर लिए। कब किए हैं, कब कर लिए हैं, 12 जुलाई 2020 को किए हैं। मोदी ने इनको इनॉग्रेट किए हैं और इनका जो पहला जो फ्लाइट था वो इंडिगो था और ये कहाँ से कहाँ था, ये देवघर से कलकत्ता के बीच सफ़र की थी। तो ये तो नया अपडेट है। इसके पहले हम लोग वायु परिवहन के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत संक्षेप में एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद लिखना तो है ही। तो इसको हम लोग चर्चा मेनली जो है, जो कि झारखंड का जो प्रथम जो वर्ष जो सर्वप्रथम वर्ष 1941 में रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे की स्थापना की गई है। तो झारखंड का प्रथम हवाई अड्डे की अगर स्थापना की बात की जाए तो कहाँ पे की गई है, रांची में, और नाम क्या रखा गया है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। कब, 1941 में। और ये देश का 27वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि स्थानों के लिए वायु सेवाएं उपलब्ध है। लेकिन ये अगर हम लोग देवघर को छोड़कर अगर उसके पहले बात करते तो ये झारखंड का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ करता था। लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए हैं, एक बिरसा मुंडा हवाई अड्डा और दूसरा देवघर हवाई अड्डा, और इसको अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा के नाम से भी इसको मतलब नामकरण किया गया है। हालांकि अगर हम लोग देखें कि अगर सबसे पहले कहाँ वायु विमान उतारा गया था, वायुयान, वो था हम लोग का जमशेदपुर में। जमशेदपुर के सोनारी में सबसे पहले विमान उतारा गया था। तो हम लोग चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, लिखने से पहले और एक चीज़ है कि झारखंड सरकार ने दुमका में व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी शुरू कर दी गई है और झारखंड सरकार पीपी मॉडल के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का भी गठन किया है। झारखंड सरकार ने दुमका या बोकारो में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी चर्चा है उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं, जो भी अभी हम लोग चर्चा किए। तो सबसे पहला जो हवाई अड्डा तो कौन सा था, हम लोग का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, और ये पहला हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तो होगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक, कौन सा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। उसके बाद ये देश का 27वां सबसे बड़ा है। और अभी दूसरा जो हम लोग का हवाई अड्डा आ रहा है, सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा कौन सा है? देवघर। देवघर में कब शुरू की गई? 12 जुलाई। इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यू वाला है, नया जो भी है, सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको उद्घाटन किया था। कब? ये 2022। और ये कौन सी स्कीम के तहत चल रहा है? उड़ान, UDAN SCHEME। उड़ान मतलब उड़े देश के आम नागरिक। उड़ान स्कीम के तहत बिरसा मुंडा हवाई अड्डे के बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे झारखंड में स्थापना किया गया है, या फिर उसका मतलब उद्घाटन किया गया है देवघर में। और वायु परिवहन में हम लोग का जो सबसे पहले विमान उतारे कहाँ पे? ये सबसे पहले हम लोग विमान उतारे हैं सोनारी एयरपोर्ट में। सोनारी एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? जमशेदपुर, JSR। तो इस तरह से हम लोग देख लिया हवाई अड्डा के बारे में भी। हवाई अड्डा में बोकारो हवाई अड्डा बोकारो में है, ये निजी हवाई अड्डा है। बाकी जितने भी है घरेलू है, जैसे सोनारी, धनबाद, मैथन, सिद्धू कानू हवाई अड्डा, ये सब क्या है? घरेलू है। और निजी में कौन सा है? बोकारो हवाई अड्डा। और दो जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय जो और एक हवाई अड्डा बना अभी बोकारो वाला, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरह से हम लोग परिवहन को एक बार देख लिए। अगर हमारा वीडियो आप लोग को, हमारा कंटेंट और वीडियो क्वालिटी अच्छा लग रहा है, कंटेंट में अगर लग रहा है कि सच में मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ एक बार ग्रुप को या हमारी टीम को और प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहर, जय हिंद।